अभी तक जो भी हम लोग देखे थे वो आपका फोर्स से रिलेटेड था, वो आपका रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड था, ठीक है, यानी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पढ़े थे। हम लोग देखे थे कि मैकेनिक्स के अंदर दो ब्रांच है, एक को हमने बोला था क्या, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम पढ़े थे रेस्ट एंड मोशन के बारे में, और दूसरा जो विंग था वो क्या था, वो था डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो कॉजेस ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज व्हाट, फोर्स। फोर्स के बारे में पढ़े थे, फोर्स के बारे में पढ़े थे, उसमें फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े थे, फ्रिक्शन पढ़े थे, उसमें वगैरह वगैरह चीज। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इंडिपेंडेंट टॉपिक है वर्क और एनर्जी, इसमें बहुत बाकी चीज का वास्ता नहीं है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत इस चैप्टर को आप 9th में पढ़े होंगे यहाँ, लेकिन 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को समझा रहे हैं और एकदम ध्यान से समझिएगा। वर्क यानी दिस इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क के लिए वर्क क्या है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, और ये है वर्क। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है वो है F मॉडुलस S मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, और cos थीटा। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। F और S के बीच जो एंगल है उसी एंगल के cos को यहाँ यूज करना है। मान लिया किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कैसे निकलेगा, F S cos थीटा से। बात समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा। तो वर्क मैक्सिमम तभी होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा मैक्सिमम 1 होता है, और cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 हो। थीटा जब 0 हो, वर्क मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब हो गया कि मान लिया ये ब्लॉक है, मूवमेंट भी इधर ही हो और फोर्स भी इधर ही काम करे। नहीं समझे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस एंगल को कहते हैं 0 डिग्री। ये क्या है, 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। इस केस में cos 0 क्या आ गया, 1, यानी वर्क डन कितना आ गया, डायरेक्ट Fs। वर्क मिनिमम कब होगा, मिनिमम वर्क होता है तब जब थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री। थीटा हो जाए 180 डिग्री, जिसको पाई भी बोलते हैं, पाई रेडियन। बात समझ में आया। वर्क में मिनिमम हो जाएगा जब मान लिया फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाए, समझ गए कि नहीं। तो दोनों के बीच कितना हो गया एंगल, ऐसे और ऐसे एंगल कितना है जी, 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है हमारा, सर cos 180 -1। cos का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे। तो देखो ये 0 है, ये π/2 है, और ये क्या है, पाई। पाई मतलब 180। यस सर। तो cos 180 क्या होगा, देखो -1। तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Fs cos 180। cos 180 मतलब -Fs, नेगेटिव में चला गया वर्क, यानी मिनिमम यही वैल्यू है। क्लियर। वर्क 0 कब होगा, वर्क 0 तब होगा इफ थीटा इज 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल मान लिया आप स्टेशन पे गए और एक कूली आपका सामान लेकर, पोर्टर कूली कुछ भी, ये सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह गया, तो फोर्स किधर काम कर रहा है, mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की ओर। तो इन दोनों के बीच किधर का क्या काम कर रहा है, एंगल। एंगल कितना है यहाँ, 90। और cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 0। तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Fs cos 90। cos 90 0 मतलब 0। ये समझ में आया कि नहीं ये बात। यस सर। तो यानी वर्क जो है वो क्या है, 3 तरह से हम लोग वर्क को अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। एक हो गया वर्क पॉजिटिव, एक हो गया वर्क नेगेटिव, एक हो गया वर्क 0। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल एक्यूट बने, ये एंगल क्या है, एक्यूट। एक्यूट एंगल बने तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। जब एंगल 90 बने, ध्यान दो यहाँ पर F एंड S के बीच एंगल कितना है, राइट एंगल, राइट एंगल, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 0। ये देखिए वर्क क्या है, 0।
और इन दोनों के बीच ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में वर्क क्या हो जाएगा? वर्क जीरो नेगेटिव हो जाएगा सर। नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। बात समझ कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझा गया ना? क्वाड्रेंट भी ऐसे पहचान सकते हैं। तो वर्क यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। क्लियर? कॉपी कर लो। चलिए अब देखते हैं वर्क पावर एनर्जी में आगे देखते हैं। हमने देखा कि वर्क इज इक्वल टू क्या है? Fs। तो डायमेंशन देखते हैं वर्क का क्या होगा। फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? ma। ma लिखते हैं कि नहीं? Yes। और ये है डिस्टेंस। मास का डायमेंशन क्या हो गया? m। और ये एक्सेलरेशन का क्या होगा? lt - 2 और ये l हो गया। तो यानी डायमेंशन क्या हो गया? m l स्क्वायर p - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे जूल। ये जूल हो गया यूनिट इसका। डायमेंशन क्लियर हो गया। मान लिया आपको दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2i 3j 4k मान लिया दिया। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम विकास? नो सर। s क्या है? 3i 6j प्लस 5k। ठीक है, क्लियर आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब क्या करते हैं? वर्क निकालना है। वर्क निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? केवल इसी कोएफिशिएंट को इनटू करते हैं। Yes, sir। 3 into 2 6, 6 into 3 18, 5 into 4 20। कितना हो गया ये? 44। 44 जूल। ये आया कि नहीं इसमें? यस। ये हो गया, वर्क निकाल लिया। समझ गए? कोई दिक्कत? No, sir। कोई दिक्कत नहीं। मान लिया ऐसे बोला जाए कि इस तरह से ऐसे है, ये फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितने एंगल पे हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट मान लिया हो रहा है आपका 30 डिग्री पे। ये मान लिया कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर। क्लियर? ये एस है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 60 और 30। तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच? 30। एक 60 है और एक क्या बनाया? 30। तो ये दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 30। तो थीटा हो गया 30। इंडिविजुअली फोर्स कितना हो गया? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Fs cos थीटा। यानी कितना? 5 into 5 और cos 30। तो कितना हो गया? 25 √3/2 जूल। ये आया कि नहीं समझ में? Yes, sir। ये हो गया वर्क। तो जिस पैरामीटर में आपका एक क्वेश्चन रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन तैयार करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? कई बार फोर्स वेरिएबल होता है, समझ गए ना? जैसे स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स किसको कहेंगे? जैसे स्प्रिंग फोर्स, समझे कि नहीं? एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग को जितना खींचेंगे उतना ज्यादा उसमें फोर्स जनरेट होगा। Yes। थोड़ा सा खींचेंगे थोड़ा सा होगा। रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है ना? Yes। ये मान लिया एक स्प्रिंग है और ये नेचुरल स्टेट में है, इसको और ज्यादा खींचे तो इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फोर्स किधर जनरेट हो रहा है? पीछे जनरेट हो रहा है कि नहीं? तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये फोर्स कितना होगा। तो यहां पर वेरिएबल फोर्स के लिए, फॉर वेरिएबल फोर्स जब फोर्स वेरिएबल हो तब वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन F dx। बात समझ में आ गया कि नहीं? और लिमिट जहां से जहां है a से b, तो लिमिट डाल दीजिए, यही हो जाएगा क्या आपका? वर्क। कोई दिक्कत? तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यानी कि इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे वर्क निकालने के लिए? इफ फोर्स इज वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स के एग्जांपल जैसे क्या बताएं? स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। हमने देखा कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फोर्सेस। यहाँ कवर हो रहा है देखिएगा। यस। फोर्सेस 2 तरह के होते हैं। एक हो गया क्या है? कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। और दूसरा हो गया वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क निकलेगा कांस्टेंट के कारण अलग अलग होगा। यस। यहाँ क्या लिखेंगे? Fs cos थीटा और यहाँ क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन F dx और a to b। ये लिमिट किसका है? x का।
कैसे जानेंगे x का? d के आगे जो है उसी का लिमिट होता है। ये लिमिट किसका है? x का लिमिट है, नॉट f का। f का लिमिट नहीं तो कांस्टेंट है सर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, f कांस्टेंट कहाँ है? वेरिएबल कांस्टेंट होता है तो लगाते हो फोर्स, निकल जाएगा ना मतलब बाहर। समझ कैसे निकल जाएगा बाहर? उसके इधर इंटीग्रेशन थोड़ी हो जाएगा। बाहर निकाल। F इज इक्वल टू, अब देखिए स्प्रिंग फोर्स में हम लोग क्या देखे कि मान लिया ये हमारे पास क्या है, ये स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग। ये क्या है? स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग अभी नेचुरल स्टेट में है। स्प्रिंग का कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। स्प्रिंग किसी मटेरियल का बना होगा ना जी? Yes. आ रहा है ना इसमें? स्प्रिंग किसी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? स्प्रिंग किसी मटेरियल का बना होगा। कॉपर का स्प्रिंग का अलग स्ट्रेंथ होगा, रबर का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, ब्रास का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा कि नहीं? स्प्रिंग भी कई तरह का होता है। एक पेन में लगने वाला स्प्रिंग है, एक ट्रेन के साइड में देखना, मालगाड़ी के नीचे में पहिया के बगल में रहता है स्प्रिंग। इस पे तुम्हारे जैसा 50 लड़का खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं कुछ हिलेगा इसको, समझिए कि नहीं? 50 लड़का खड़ा भी हो जाएगा तो भी नहीं कुछ होगा। एक होता है ट्रक के नीचे लगा रहता है, ये भी स्प्रिंग है, ये हेलिकल स्प्रिंग कहलाता है। ट्रक के नीचे ऐसे देखना, पहिया पे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, इस स्प्रिंग को क्या कहते हैं? हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग ऐसा प्लेट रहता है। ट्रक, बोलेरो, ये सब के नीचे देखना, कभी झांक कर देखना, समझे ना? तो ऐसा स्प्रिंग ये लगा रहता है, ऐसे पत्ती लगा रहता है। एक पत्ती रहेगा ऐसे, उसके नीचे दूसरा पत्ती, तीसरा पत्ती, चौथा पत्ती, पांचवा पत्ती, छठा पत्ती, ऐसे, और इसके ऐसे में व्हील रहता है, और इसी पे लोड लिया रहता है पूरा ट्रक वगैरह का। तो सॉकर की तरह काम करता है। ये इसको टूटने से बचाता है, ये इसको टूटने से, लेकिन सब में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है थोड़ा सा। सब में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल रहता है ये। और एक होता है मालगाड़ी का जो पहिया रहता है, उसके बगल में देखना ऐसा लगा रहता है। ये जर्क को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, सॉकर की तरह काम करता है। बाइक वगैरह में भी देखना है, सॉकर लगा रहता है। जैसे ब्रेक दबाओगे थोड़ा सा ये होगा, तो बाइक में ये यहाँ पर जो है, ये ऐसे जो है ना, यही है, यहीं पर लगा रहता है ऐसे सॉकर, समझे ना? यहीं पर। तो ये आपके जर्क को एब्जॉर्ब करता है ये स्प्रिंग, समझे कि नहीं? स्प्रिंग कई तरह के होते हैं, ये भी देखिए। स्प्रिंग का स्ट्रेंथ भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का बना हुआ है। बात समझे कि नहीं? किस ट्रक का अलग स्ट्रेंथ होगा, जो आपका गुड स्ट्रेंथ है उसका अलग होगा। तो हर स्प्रिंग का एक अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग को जितना इलोंगेट किया जाए, जितना कंप्रेस किया जाए, उतना उसमें फोर्स जनरेट होगा। यस सर। समझे? और उल्टा डायरेक्शन में होगा। तीन बात याद रखिएगा। पहला क्या बात समझे कि स्प्रिंग का स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करेगा? उसके के पे, यानी किस मटेरियल का बना है। पहली बात समझे कि नहीं? यस सर। दूसरी बात, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा इसका क्या बढ़ेगा? हाँ, उतना ज्यादा, जितना इलोंगेट कीजिए, जितना कंप्रेस कीजिए, उतना ज्यादा इसमें फोर्स डेवलप होगा। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। इलोंगेशन का मतलब इसको खींचे, ठीक, और कंप्रेशन का मतलब कंप्रेस किए। यस सर। कंप्रेस करना भी काफी मुश्किल काम है, इलोंगेट करना भी मुश्किल काम है कि नहीं? ये कंप्रेस हो रहा है आपके कारण, इलोंगेट हो रहा है खुद के कारण, हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. आप जैसी जर्क लगा तो ये कंप्रेस हो गया, फिर आप नेचुरल पोजीशन में आ गए, तो ये किसके कारण? स्प्रिंग के कारण। और तीसरा बात कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे इसको कंप्रेस नेचुरल स्टेट में था, ये नेचुरल स्टेट में था, अब इसको कंप्रेस करके ऐसे कर दिए तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया? इधर। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग छोड़ेंगे कैसे इधर जाएगा? Yes, sir. तो फोर्स किधर हो रहा है? आगे। समझ में आएगा कि नहीं? तो हर स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है। आप उसके पोजीशन, आप उसके शेप को चेंज कीजिएगा तो फिर से वो अपने पोजीशन में आ जाएगा। नहीं आया तो स्प्रिंग किस काम का? समझे कि नहीं? Yes. मान लिया खींच दिए और उतना ही रह गया तो वो स्प्रिंग नहीं है। फिर स्प्रिंग का तो यही ना उसका बिहेवियर है Yes, sir. कि वो अपने नेचुरल स्टेट में बार बार आ जाएगा। बस समझिए कि नहीं? इसको इतना कंप्रेस किए, हाथ हटाइए, तुरंत यहाँ आ जाएगा। पहले थोड़ा बाहर जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। इसको मान लिया इलोंगेट किए, फिर छोड़े, फिर अंदर आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगा। यही ना स्प्रिंग का बिहेवियर। तो ये स्प्रिंग का ये बिहेवियर है। ये तीन बात याद रखें। स्प्रिंग किस मटेरियल का बना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। जितना इलोंगेट कीजिए, जितना कंप्रेस कीजिए, उतना ज्यादा उसमें फोर्स जनरेट होगा।
इन तीनों बात को मैथमेटिकली एक साथ लिखा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यस समझ गए कि नहीं, और F और K के बीच क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। स्प्रिंग जिस मटेरियल का बना रहेगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना होगा। आप दोनों को मिला देंगे, डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, तो माइनस के एक्स लिखेंगे। तो F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, देखिए इधर कार कवर हो रहा है ना, यस सर, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि F एंड S आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। इन तीनों को मिला कर हम ऐसे लिखते हैं, यानी ये फोर्स वेरिएबल फोर्स हो गया। यस ये फोर्स कई पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है। Yes, sir. मान लिया हम स्प्रिंग एक फिक्स ले लिए, जैसे हम एक स्प्रिंग ले लिए जो कॉपर का बना है, तो k तो फिक्स हो गया, k क्या हो गया, कांस्टेंट। Yes. लेकिन अभी भी एक चीज वेरिएबल है, वो है x। x बदलिएगा तो स्प्रिंग बदलेगा। जिम में जाते हो तो स्प्रिंग को इतना खींचते हो, बुलवर्कर इतना खींचते हो तो अलग ताकत लगता है, और लगाए और लगाए और लगाए। अब मान लिया वर्ल्ड रिकॉर्ड है इतना दूर का, तुम थोड़ा और लगा दिए तो वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए और ताकत चाहिए, समझे कि नहीं। तो यानी कि यहाँ जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। हमने बताया कि वेरिएबल फोर्स हो तो हम क्या यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। वेरिएबल फोर्स के लिए यही नहीं यूज करेंगे, तो वेरिएबल फोर्स के लिए ये यूज करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन F dx है तो F की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स dx। क्लियर, ये फोर्स की जगह लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मान लिया लिमिट हमको डालना है x1 से x2 तक, लिमिट क्या डाल दिए, x1 से x2 तक इसका लिमिट डाल दिए। तो माइनस के बाहर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x²/2, और इसका क्या डाल देंगे, लिमिट डालेंगे ना, Yes, sir. x1 से x2 तक, x1 x2 डालेंगे। Yes, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के को बाहर कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, x2²/2 माइनस x1²/2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अब ये माइनस हटाएंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे k, और ये लिखेंगे x1²/2 माइनस x2²/2 और ब्रैकेट क्लोज। ये आया कि नहीं समझ में, ये आया समझ में। Yes. ये वर्क डन निकला कि स्प्रिंग को कब से कब इलोंगेट किया गया है या कंप्रेस किया गया है, उस सिचुएशन को लेते हुए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम के थ्रू देखिए कि कंप्रेशन और इलोंगेशन में क्या ये होगा, तो इसको जरा समझा जाए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लिया स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में है, और नेचुरल स्टेट में है, नेचुरल को हम क्या लिए हैं x1 और कंप्रेशन को क्या लिए हैं x2, इसको क्या लिए हैं x2, इसको लिए हैं नेचुरल और ये लिए है इलोंगेटेड। सबका डायग्राम बनाइए इलोंगेटेड, फिर इसको लिए हैं इलोंगेटेड, और फिर क्या है नेचुरल मान लिया, ये मान लिया कंप्रेस्ड, और ये ले लिए नेचुरल, ये ले लिए इलोंगेटेड, और ये ले लिए कंप्रेस्ड, ये ले लिए कंप्रेस्ड, और ये ले लिए इलोंगेटेड। अब यहां पर देखिए जब अलग अलग सिचुएशन हम ले लिए हैं तो यहां पर देखिए इस स्प्रिंग का डायग्राम बना लेते हैं। पहले डायग्राम शुरू में कैसे बनेगा, नेचुरल है तो ऐसे होगा, यही ना है, ये नेचुरल है, ये x1, और इसी को कंप्रेस किया गया है। कंप्रेस किया गया तो कंप्रेस करने पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, यहाँ जो था इससे दब गया कि नहीं, ऐसे, ये हो गया x2। ये बात समझ में आया कि नहीं, यानी कि इस स्प्रिंग को ये नेचुरल स्टेट में था और इसको हम क्या किए, कंप्रेस किए। नेचुरल स्टेट को हम इसको 0 मान लेते हैं, x1 क्या है 0, मीन पोजीशन को 0 मानते हैं, और ये कितना कंप्रेस हुआ, x किधर हुआ, नेगेटिव,
तो इसको x2 को क्या मान लिए -x, नहीं समझिए, समझ गए। x2 को क्या मान लिए -x। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए इसको ले लेते हैं नेचुरल, सेकंड वाला भी क्या ले लिए? नेचुरल। ये मान लिया नेचुरल स्टेट में से, और इसको इलोंगेट कर दिया। यस सर। ये नेचुरल था इतना और इलोंगेट कर दिए, तो ये कितना इलोंगेट हो गया? x। x प्लस तो यानी x1 यहाँ क्या है? 0, और x2 क्या है? यहाँ प्लस x है, प्लस x हो जाएगा। यस सर। ये इस डायरेक्शन में गया इसलिए प्लस x हो गया। ये डायग्राम है इसका, ये डायग्राम है इसका। अब इसका डायग्राम यहाँ बनाते हैं। शुरू में क्या है? ये इलोंगेटेड, यानी ऐसे है ना, यस x, और बाद में कितना हो जाएगा? सर। नेचुरल, यानी x2 कितना है? 0, और x1 क्या है? x। x1 शुरू में क्या है? x है, अब बाद में वो 0 हो गया। फिर इसका डायग्राम बनाइए। इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? शुरू में क्या है? ये कंप्रेस्ड, मान लिया नेचुरल यहाँ तक था, कंप्रेस हुआ तो ऐसे, यानी x1 क्या लिखेंगे? -x, और उसके बाद क्या आ गया? ये नेचुरल मान लिया ये, तो x2 क्या आ गया? 0। ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। शुरू में क्या है? इलोंगेटेड है तो ऐसे हो गया, है ना? x, यानी x1 क्या है? आ रहा है, इतना कवर हो रहा है। यस सर। x1 x हो गया, और यहां से देखिए x2 को क्या किया गया है? कंप्रेस किया गया है, तो कंप्रेस कर देंगे तो ये इधर हो गया ना। यस सर। x2 हो गया -x, नहीं समझे? समझ गया सर। x2 -x, और कंप्रेस्ड इसका डायग्राम यहां बना दे रहे हैं। कंप्रेस्ड है ये ऐसे, है ना, यहां तक होता तो इतना दूर तक कंप्रेस कर दिया गया, यानी -x, और इलोंगेटेड यहां से यहां, तो ये क्या हो गया? x, यानी x1 कितना लिखेंगे यहाँ? -x, समझे? यस सर। x1 हो गया -x, और x2 हो गया प्लस x, या x लिखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब आपके पास तो फॉर्मूला रेडी है। फॉर्मूला क्या था आपका? बताइए। फॉर्मूला था ना जी, वर्क इज इक्वल टू क्या आया था? -kx dx आया था ना, और यही लिए थे x1 x2, यही लिए थे। तो आप इसको क्या लिखे थे? -k(x²/2), और लिमिट डाले थे x1 से x2, माइनस के इसी को लिखे थे x2²/2 माइनस x1²/2, माइनस से इनटू करके लिमिट चेंज किए x1²/2 माइनस x2²/2, और ये क्या आ गया? k। अब आप इसमें फर्स्ट केस में निकालना है, तो x1 को क्या पुट करेंगे? 0। तो मान लिया फर्स्ट केस देख रहे हैं, केस 1, तो हम क्या लिखेंगे? वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? k, और x1 की जगह क्या लिखेंगे? 0²/2 माइनस x2 की जगह क्या लिखेंगे? माइनस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x²/2, तो कितना आ गया ये? -k(x²/2). ये हो गया बहुत गलत। ये आया कि नहीं समझ में? देखिए ये आया समझ में? यस सर। फिर उसी तरह से सेकंड केस का भी निकाल सकते हैं, सारा केस निकाल सकते हैं। आपको बस पुट करना है x1 x2 और सारा कुछ। चलिए सब कुछ कैलकुलेट कीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं।